हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जीके का जो पार्ट है वो पढ़ाने का आपको कार्य करूंगा आशीष क्लासेस के ऊपर। और मेरे को एक लंबा टाइम जो है वो पढ़ाते हुए हो चुका है। और करंट अफेयर्स के लिए हम ये जो अपनी क्लास है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी आज की पहली क्लास है और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो सभी का स्वागत है आपका आशीष क्लासेस के ऊपर। आप सभी प्ले स्टोर पे जाकर अगर हम बात करें तो आशीष क्लासेस इंग्लिश नाम से अगर हम बात करें जो आपका ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से अगर हम बात करें तो आप लोग जो है वो किसी भी प्रकार की जो क्लासेस वगैरह हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के कोर्स वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो आशीष क्लासेज जो इंग्लिश नाम से जो आपको प्ले स्टोर पे जो एक तरीके से ऐप मिलेगा उसको आप इंस्टॉल कर कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। आगे अगर हम बात करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और यूट्यूब चैनल पे आप लगातार जुड़े हुए हैं पहले से ही और कंटिन्यू अपनी स्टडी को आप जारी रख सकते हैं। इतने दिन केवल आपको इंग्लिश का ही मैटर यहाँ पर मिल रहा था, अब आने वाले समय में आपको अदर कंपटीशन एग्जाम तथा अदर सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो मैटर हैं या जो क्लास हैं वो आपको उपलब्ध होंगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ में यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में काफी फायदा हो। वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लगभग अगर हम बात करें तो वापस फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका है और भारत के और भी भागों में विशेष रूप से एजुकेशन से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो लगभग बंद हो चुकी हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे जारी रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहली करंट अफेयर से संबंधित अपनी क्लास है। पूरे जोश के साथ इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिर्देशक निम्न में से कौन बनी है? ध्यान रखना, एन से यहां पर हो गया नेशनल, सी से क्या हो गया काउंसिल, ए का क्या हो गया आपका एप्लाइड, ई का क्या हो गया इकोनॉमिक और आर का क्या हो गया रिसर्च। क्वेश्चन एक बार दोबारा दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए इसको। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिर्देशक निम्न में से कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने पूनम गुप्ता, दूसरा है कोमल अग्रवाल, तीसरा है चंचला त्यागी और चौथा है महक गोस्वामी। तो आप गेस कीजिए कि इसमें क्या आंसर आएगा। मैं आंसर आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आप पहले एक अनुमान लगा लीजिए कि इसमें आंसर जो है वो क्या होने की संभावना है। तो देखिए ये रहा। तो आंसर क्या है? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता है, ध्यान रखना। पूनम गुप्ता की बात करें तो ध्यान, वांशी गठन डीसी, वांशी गठन डीसी में बात करें तो विश्व बैंक का क्या है मुख्यालय है और विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में क्या कर रही है काम कर रही थी। लेकिन अब ध्यान रखना, ये जगह लेगी, किसकी जगह लेगी? शेखर शाह। शेखर शाह का जो पद है या कहें उनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने के बाद में पूनम गुप्ता जो है वो इस स्थान को ग्रहण करेगी। एक बार दोबारा बता देता हूं, पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके महानिर्देशक के रूप में पहली महिला है, ध्यान रखना, जो इस पद को क्या करेगी ग्रहण करने का कार्य करेगी। तस्वीर भी मैंने आपके लिए रख दी है इसमें, कभी अगर मिल जाओ पूनम गुप्ता से तो आप पहचान सको। तो यह है पूनम गुप्ता। विश्व बैंक अगर हम बात करें तो ध्यान करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो संस्था है जो दुनिया के देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक सहायता के लिए लोन वगैरह देने का क्या करती है कार्य करती है। तो आंसर इसका क्या होगा? पूनम गुप्ता होगा। और पूनम गुप्ता किसकी जगह लेगी? शेखर शाह की जगह जो है वो लेने का कार्य करेगी। और ध्यान, पूनम गुप्ता प्रथम महिला होगी। क्या होगी आपकी? प्रथम अगर हम बात करें तो महिला होगी जो इस पद पर क्या होगी आपकी आसीन होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है?
ध्यान रखना, ये वो खिलाड़ी है जो हॉकी का प्लेयर भी रहा हुआ है और देश की सेना में भी इसकी व्यक्ति की अहम भूमिका रही हुई है। तो देश की दोहरी सेवा खेल के क्षेत्र में भी और सेना के क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में दोहरी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जिनका 88 वर्ष की आयु के अंदर अगर हम बात करें तो क्या हो गया, आपका निधन हो गया। तो कौन है ये? धनराज पिल्ले हैं, अजीत पाल सिंह है, बलबीर सिंह जूनियर है या राहुल सचदेवा है? तो गेस कीजिए आप लोग कि क्या इसके अंदर आंसर जो है वो होगा। कौन है भारतीय हॉकी और देश की सेवा करने वाला वो व्यक्ति जिसका हाल ही में क्या हो गया, आपका निधन हो गया? धनराज पिल्ले, अजीत पाल सिंह, बलबीर सिंह जूनियर या राहुल सचदेवा? चलिए आपके सामने इसका आंसर और उसके बारे में जानकारी आपको दे दूं। ये देखिए, ये है बलबीर सिंह जूनियर। धना बलबीर सिंह जूनियर की बात करें तो भारतीय हॉकी और देश की सेना दोनों में महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ इस व्यक्ति की बात करें बलबीर सिंह जूनियर की, और 88 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। नाना एशियाई खेल जो 1958 में, आपकी जानकारी बता दूं, पहले एशियाई खेल 1951 के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुए थे। पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। और 1958 में जो एशियाई खेल हुए उनमें ध्यान रजत पदक जो है वो भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। उस टीम के ये क्या थे? सदस्य थे। एक चीज और आपको बता दूं, ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें, ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेलों में ध्यान अब तक भारत ने 9 गोल्ड जीते हैं। और इन 9 गोल्डों की अगर हम बात करें तो इनमें से ध्यान 8 गोल्ड जो है वो भारत ने कौन से खेल में जीते हैं? भारत ने ध्यान रखना वो हॉकी में जीते हैं। यानी कि हॉकी भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण खेल है। इसके अलावा आपको बता दूं, भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नाना इनका जन्म 2 जून 1932 को 2 जून 1932 को जालंधर, पंजाब की बात करें तो वहां पर संसारपुर नामक स्थान है, वहां पर हुआ था। और 6 वर्ष की आयु से ही हॉकी से बड़ा इनको लगाव था, हॉकी सीखना इन्होंने शुरू कर दिया और 1951 में पहली बार भारतीय टीम में चयन हुए थे। तस्वीर आपके सामने है। नाना बलबीर सिंह जूनियर इनका नाम है, जिनका हाल ही में कितने वर्ष की आयु में अगर हम बात करें तो 88 वर्ष की आयु में क्या हुआ, निधन हुआ। तो यहाँ पे इनके साथ मैंने कुछ और भी क्वेश्चन आपके अपडेट कर दिए हैं। ध्यान, भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में कितने गोल्ड जीते हैं? 9। इनमें से 8 जो गोल्ड है वो हमने किससे जीते हैं? हॉकी में जीते हैं। और ध्यान, भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? हॉकी। हालांकि आज हिंदुस्तान में अधिकांश जो लोग हैं वो हॉकी के बजाय क्रिकेट से बड़ा लगाव रखते हैं। क्रिकेट भारत में अगर हम बात करें तो बड़ा लोकप्रिय है, लेकिन ध्यान, क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो ध्यान, 1951 में पहली बार नई दिल्ली के अंदर क्या हुए थे? एशियाई खेल हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग आपने नाम सुना होगा टीबी का, ठीक है, तो टीबी रोग से मुक्त घोषित किया गया। यानी कि भारत का वो कौन सा केंद्र शासित राज्य है जिसको हाल ही में क्षय रोग से मुक्त घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी या इसे हम पांडिचेरी भी बोलते हैं, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है लक्षद्वीप। उनमें से कौन सा वो केंद्र शासित राज्य है? कौन सा वो केंद्र शासित राज्य जिसे क्षय रोग से मुक्त घोषित किया गया है? ध्यान रखना, टीबी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आपने गेस किया होगा कि क्या इसके अंदर आंसर होगा। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है लक्षद्वीप। क्या आंसर आएगा? लक्षद्वीप। है ना, केंद्र शासित लक्षद्वीप। और बात करें तो जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी, ये जो क्षेत्र है ना, एक तो लक्षद्वीप आ गया और एक जम्मू कश्मीर का कौन सा क्षेत्र आ गया? बडगाम टाउन बी की बात करें तो ये हाल ही में जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन की बात करें तो उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया कि ये दोनों क्षेत्र जो है वो टीबी मुक्त एक तरीके से हो चुके हैं। इन्होंने ये भी घोषणा की है कि 2025 तक पूरा भारत जो है वो टीबी रोग से मुक्त हो जाएगा। बड़ी उपलब्धि होगी। दाना, एक इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर इस प्रकार की उपलब्धि अर्जित करना बहुत बड़ी बात होती है। तो 2025 तक अनुमान है कि टीबी मुक्त भारत एक तरीके से हो जाएगा। फिलहाल लक्षद्वीप केंद्र शासित वो राज्य है जिसे पूर्ण रूप से टीबी मुक्त जो है वो घोषित करने का क्या किया गया है? कार्य जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपका लक्षद्वीप होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आप लगातार जुड़िए रहिए और आपको किसी भी प्रकार के अगर हम बात करें
कोर्स वगैरह ज्वाइन करने हैं, आपको कोई क्लास वगैरह एक्स्ट्रा लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, तो आशीष क्लासेज नाम से जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्यों में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है? अब आप अनुमान लगा लो इस समय कौन सा राज्य है जहां 50,000 से भी अधिक रोजाना कोरोना पेशेंट जो है वो लगातार आ रहे हैं? क्या वो दिल्ली है, महाराष्ट्र है, झारखंड है या गोवा है? तो उसी राज्य के अंदर ध्यान इस प्रकार की रोक लगाने का जो कार्य है वो किया गया है। तो गेस कीजिए क्या आंसर आएगा। मैं मानता हूं कि सभी जो स्टूडेंट इस समय वीडियो देख रहे हैं वो आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक बार दोबारा बता दूं, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में जितनी भी फिल्में हैं, टीवी धारावाहिक हैं और विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है? क्योंकि ध्यान कोविड लगातार फैल रहा है। तो अनुमान लगा दो, फिल्मों की शूटिंग वगैरह, धारावाहिकों की शूटिंग कहाँ होती है? बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है, महाराष्ट्र आंसर आएगा इसमें। क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समय कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने है ना। 14 अप्रैल 2021 से रात 8 बजे से 1 मई तक ध्यान रखना इस प्रकार की रोक लगाने का कार्य जो है वो किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ये कार्य किया गया है, जो शिवसेना पार्टी जो है उससे संबंध रखते हैं। ना ये घोषणा करनी बहुत जरूरी थी। इसके पीछे कारण ये था, आप जरा इमेजिन करो, जिस राज्य में प्रतिदिन 50,000 कोविड जो पेशेंट है वो लगातार आ रहे हैं, तो उस राज्य की क्या स्थिति होगी। तो ध्यान रखना ये बहुत बड़ी विकट समस्या है, पूरे देश के सामने तो है लेकिन ध्यान महाराष्ट्र के सामने जरूर है। ध्यान रखना इस बार लॉकडाउन जो है उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि ब्रेक द चेन अभियान। ये भी क्वेश्चन बनता है, किस राज्य ने ब्रेक द चेन अभियान जो है वो शुरू किया है? तो ध्यान रखना इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका? महाराष्ट्र जो है वो आंसर आएगा। यहाँ ध्यान, केवल एक ही क्वेश्चन नहीं है बल्कि कई क्वेश्चन हो गए। मुख्यमंत्री का नाम भी आ गया उद्धव ठाकरे, और ब्रेक द चेन अभियान की बात करें तो वो भी ध्यान रखना महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारंभ करने का कार्य जो है वो किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? मतलब एक ऐसा देश है जिसने ये कहा है कि भाई ये जो जॉनसन एंड जॉनसन का टीका है इस पर एक बार अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाए, क्योंकि इसके जो परिणाम है, इस टीके के जो परिणाम है वो नुकसानदायक है। इनका लाभ होने के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। कौन सा देश है? क्या भारत है, नेपाल है, अमेरिका है या बांग्लादेश है? इनमें से कौन सा वो देश है ध्यान रखना जिसने इस प्रकार की सिफारिश करने का जो कार्य है वो किया है? तो हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? तो चलिए देखते हैं कौन सा है देश। बिल्कुल अमेरिका। कौन कर सकता है? दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्र जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना अगर हम बात करें जो हाल ही में बने हैं, तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसमें आंसर आएगा, है ना। अमेरिका ने खून के थक्के जमने की रिपोर्टों की जांच करने को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाले कोविड-19 के टीके लगाने के ऊपर अस्थायी रूप से ध्यान रोक की सिफारिश की है। उनका ये मानना है कि इस टीके में कई प्रकार की खामियां हैं। परिणाम ये हुआ कि अमेरिका ने इस प्रकार की सिफारिश की, और हम सब जानते हैं दुनिया में अगर अमेरिका कोई कदम उठाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। उसके पीछे कोई ना कोई निश्चित रूप से कारण होता है। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने, ध्यान रखना, दुनिया में सबसे पहले जो वैक्सीन लेके आया था वो अमेरिका की एक कंपनी थी, इसका नाम फाइजर था। ठीक है, तो फाइजर जो है वो सबसे पहले लेके आई थी। इसके अलावा रशिया ने लेके आया था कौन सा? आपकी स्पुतनिक वी नाम से। एक जानकारी और आपको बता दूं, भारत के अंदर जो डॉक्टर रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी जो फार्मा कंपनी है, इसने ध्यान रूस की इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इस दवाई की बात करें तो स्पुतनिक
वी की बात करें तो ये जो दवा है वो आने वाले समय में, या जो वैक्सीन है वो आने वाले समय में भारत के अंदर उपयोग की जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, रूस की वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक वी है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? मतलब भारत की एक ऐसी संस्था जिसने ध्यान सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम, मतलब सरकार से जुड़ी हुई जो संस्था जैसे बॉन्ड वगैरह होते हैं उनको खरीदने से संबंधित कार्य वगैरह जो है वो करेगी। कौन है ये संस्था? क्या आरबीआई है? आरबीआई है, क्या नाबार्ड है, या सेबी है, या एसबीआई बैंक है? तो इनमें से कौन सी वो संस्था है, ध्यान रखना, जिसने इस प्रकार का निर्णय लेने का कार्य जो है वो किया है? चलिए आपके सामने बिल्कुल आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो वो, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, गवर्नर आपको बता दूं इस समय कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर है ना। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था ओसबर्न स्मिथ। क्या नाम था? ओसबर्न स्मिथ नाम था। और आरबीआई का पहला जो गवर्नर था उसका नाम था, भारतीय की बात कर रहा हूं मैं, उसका नाम था सीडी देशमुख। तो ये 3 क्वेश्चन और अच्छे हैं। ध्यान रखना, इस समय आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, पहला आरबीआई का गवर्नर का नाम था ओसबर्न स्मिथ, और वर्तमान में कौन है? ये सॉरी, पहला भारतीय कौन था? सीडी देशमुख था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ध्यान रखना, 1 लाख करोड़ रुपए के ध्यान करना मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। कौन खरीदेगा भाई? आरबीआई खरीदेगा, क्योंकि रेपो दर जो आरबीआई के द्वारा लागू की जाती है और 10 वर्षीय जो सरकारी बॉन्ड होते हैं इनके बीच जो अंतर होता है उसको कम करने के लिए ध्यान, ये इस प्रकार का कार्य जो वो आरबीआई करेगी। तो ध्यान, आरबीआई के द्वारा 1 लाख करोड़ या कहें 1 ट्रिलियन रुपए के मूल्य के सरकारी बॉन्ड वगैरह जो बाजार से खरीदने का कार्य जो है वो किया जाएगा। ये आपके सामने ध्यान, आरबीआई का लोगो है। ये आपके सामने क्या है? आरबीआई का लोगो है, भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान करना, इसमें ये ताड़ का पेड़, ये ताड़ के पेड़ की टहनियां है और ये बाग है, ताड़ का पेड़। और अगर हम बात करें बाग, ध्यान करना, ये पूछ सकता है आपको रिजर्व बैंक के जो लोगो की बात करें तो उसमें, तो ध्यान, भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बीच में बाग है और पीछे ताड़ का जो पेड़ है वो आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस पीएस जोरोस्टर उपहार में दिया है? नाना, भारत कई बार इस प्रकार के जो पोत होते हैं या जहाज वगैरह होते हैं जो काफी उनका समय हो चुका होता है तो पड़ोसी देशों को इस प्रकार से उपहार में दे देता है। तो किस देश को दिया ये पोत? अगर हम बात करें तो नेपाल है, चीन है, जापान है, या सेशेल्स नाम का कंट्री है। तो किस पड़ोसी देश को, ध्यान करना, 100 करोड़ रुपए के इस गश्ती पोत पीएस जोरोस्टर उपहार में देने का कार्य किया है? तो गेस कीजिए, क्या नेपाल है, क्या चीन है, जापान है, या सेशेल्स है? ना, इन ऑप्शनों में अगर आप थोड़ा अनुमान लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया होगा। सेशेल्स नाम का जो देश है वो है, ध्यान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति की बात करें वेवल राम कलवान की बीच बात करें तो एक शिखर सम्मेलन हुआ था। उसी दौरान ध्यान करना, 100 करोड़ रुपए के इस गश्ती जहाज जिसका नाम है पीएस जोरोस्टर, ये ध्यान सेशेल्स को सौंप दिया गया है। भारत ने इससे पहले भी अपने कई पड़ोसी तथा सेशेल्स को कई इस प्रकार के जहाज वगैरह जो है वो सौंपने का कार्य किया है। तो ध्यान रखना, ये भारत उन जहाजों को जिनकी समयावधि हो जाती है तो इस प्रकार से पड़ोसी राष्ट्रों को उपहार की अगर हम बात करें तो उपहार में इस प्रकार से प्रदान करता है। तो सेशेल्स वो देश है जो भारत का एक सहयोगी राष्ट्र है जिसको इस प्रकार से भारत ने सहायता देने का कार्य किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जाना, अंबेडकर जयंती, भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा आपने। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है भाई? 10 जनवरी को, 15 मार्च को, 14 अप्रैल को, या 10 मई को? तो आप देख लो, अनुमान लगा लो। आज हम लगभग ध्यान, वीकली करंट अफेयर्स हम आपके सामने रखते हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए समय कौन सा महीना चल रहा है, उसी के लगभग आंसर आएगा। तो अंबेडकर संविधान का पिता, जनक, निर्माता,
बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा आपका आंसर 14 अप्रैल। ना 14 अप्रैल मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो महू, मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो महू के अंदर इनका जन्म हुआ था। ध्यान, भारत के हर साल बात करें तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है। ध्यान देना, 2015 से 14 अप्रैल को भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी मनाया जाना शुरू किया, यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद अगर हम बात करें तो इस प्रकार से अवकाश की भी शुरुआत जो है वो भी है। ध्यान देना, भीम जी का पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। संविधान के अंदर इनकी काफी अहम भूमिका थी। ध्यान रखना, संविधान का इनको पिता, जनक, संस्थापक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के ये क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, तो यहाँ अगर हम बात करें तो प्रारूप, ध्यान, प्रारूप का ड्राफ्ट मसौदा समिति भी नाम था। तो भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो वो, ध्यान रखना, इस समिति के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा अनुरोध है, ये आज अपना पहला वीडियो था। ध्यान रखना, अगर हम बात करें, हम लगातार समय सामायिक, जिसको हम हिंदी में समसामयिक और अंग्रेजी में क्या कह देते हैं, करंट अफेयर्स, इसके रेगुलर आपको क्लास जो वो लगातार मिलेगी। अतः आशीष क्लासेस से लगातार आप जुड़े रहिए, और आशीष क्लासेस इंग्लिश नाम से जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और वहां से आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, वहां पर जाकर आप कोर्स जरूर लें। ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि अगर बेल आइकन घंटी को आप नहीं दबाओगे तो आपको बता दूं, आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर आपको रेगुलर करंट अफेयर्स तथा अदर जो जीके से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासें आपको रेगुलर यहाँ पर मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो मेरे साथ, और आशीष क्लासेस के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हो। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देने का कार्य करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।